नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने संवैधानिक विकास और संविधान सभा से जुड़े हुए प्रश्नों को देखा। आज हम प्रस्तावना से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स को यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। देखिए, दो तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक होता है तरीका आपसे पूछा जाएगा जो यहां पर लिखा है कि किसको कहते हैं आत्मा, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। और दूसरा आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा, तो उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा। दोनों को याद करना है, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो संविधान निर्माताओं के द्वारा किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था, प्रस्तावना के ऊपर ध्यान ज्यादा दिया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में देखा कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन आता है, जब सबसे बड़ा स्रोत यही है तो इसमें और हमारे संविधान में मुख्य अंतर क्या है, तो मेन अंतर एक यही है, इसमें प्रस्तावना नहीं थी, हमारे संविधान में प्रस्तावना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। और इसी से ये माना जाता है कि हमारे जो संविधान है उसकी शक्ति का स्रोत कौन है, भारत के लोग हैं, ठीक है। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यहाँ पे सभी धर्मों का समान रूप से पालन किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ वही है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो भारतीय राज्य हैं ये किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। गणतंत्र राष्ट्र होता है, तो गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र वो होता है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत के रूप में ना हो। देखिए, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों अलग अलग होता है। कई बार हमने इनके बारे में देखा है, जो हमारा लोकतंत्र है और जो हमारा गणतंत्र है। लोकतंत्र क्या होता है, जहां पे जो सरकार होती है, जो शासन होता है वो जनता के द्वारा चलाया जाता है। भारत में देखेंगे, भारत एक लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार को बदलने का, उसको बनाने का हक किसके पास है, जनता के पास है। जनता हर 5 साल में सरकार को यहाँ पर अपनी बनाती है। गणतंत्र क्यों है, क्योंकि जो भारत का प्रमुख होता है, जैसे भारत का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, तो ये भी निर्वाचित होते हैं। कोई वंशानुगत नहीं होता है कि राष्ट्रपति के बाद उनका ही पुत्र या पुत्री अगली राष्ट्रपति होंगी। तो भारत में सरकार भी निर्वाचित है और जो सरकार का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वो भी निर्वाचित है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन लोकतंत्र है, सरकार जनता बनाती है, लेकिन वहां गणतंत्र नहीं है, क्योंकि जो सरकार का प्रमुख होता है राजा, वो वंशानुगत होता है। जापान में भी ऐसा है, ठीक है। तो गणतंत्र का मतलब क्या हुआ, राज्य का जो अध्यक्ष होगा, भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। ये पूरी लाइन आपसे पेपर में पूछी जाती है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, तो मैंने आपको डिफरेंस बताया। गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र है क्योंकि भारत में वंशानुगत शासक नहीं होता है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, उद्देशिका यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, वो शब्द है लोक कल्याण, ठीक है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है,
तो कल्याणकारी राज्य, इसके बारे में जानकारी या इसका जो हमें उद्देश्य देखने को मिलता है वो डीपीएसपी में देखने को मिलता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं, जिनको हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, उनमें हमें दिखाई देता है कल्याणकारी राज्य के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? जैसे मैंने ऊपर बताया, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य में। इसके लिए हमारे संविधान में 3 सूचियां बनाई गई है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है आपकी समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय हैं जिनके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची जिन पे राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची में वो विषय जिन पर कानून दोनों बना सकते हैं। तो ये जो 2 सूचियां हैं, संघ और राज्य, इनको हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है। और जो ये समवर्ती सूची है, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, यानी कि लोगों को यहां पर प्रमुख माना गया है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से होती है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या कहां पर की गई है? तो प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान को रेखांकित करती है। हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं, वो सारे हमें प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। इन सब उद्देश्यों की व्याख्या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में की गई है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो कब बना? जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपरों में आपसे पूछे जाते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? तो जब संविधान लागू किया गया उस समय भारत की गणतंत्र की क्या स्थिति थी? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, और बाद में इसके साथ आपका प्रजातंत्र भी यहां पर जुड़ गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो भारत की प्रस्तावना में मूल रूप से पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था। इनको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ये क्वेश्चन हाल ही में आपसे उत्तराखंड में भी पूछा गया था कि हमारे राष्ट्र को संविधान में क्या नाम दिया गया है। तो राष्ट्र का नाम मिलता है भारत या इंडिया। ठीक है। हिंदुस्तान उसमें नाम नहीं मिलता है। इंडिया या भारत नाम आपने याद रखना है। भारतवर्ष नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, इस तरीके से। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो देखिए, संविधान की आत्मा उद्देशिका यानी प्रस्तावना को बोला जाता है। जैसा मैंने आपको कहा, अगर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर पूछा होता कि उनके अनुसार उन्होंने किसको संविधान की आत्मा कहा, तब आप कहते आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर यहां पर भीमराव अंबेडकर का नाम होता, क्योंकि जनरली पूछा गया है तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो हमारे संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार 42वें संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया है। ठीक है। और एक ही बार है जब हमारी प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा है, उनकी व्याख्या कहां पर की गई है? वही क्वेश्चन जो हमने ऊपर वन लाइनर के तौर पे देखा। इनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों
और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो कौन सा है? एकांकता अधिकार, यानी जो राइट टू प्राइवेसी है वो किस में है? 19(1)(d) में और आर्टिकल 21 में। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कहां जा सकते हैं अपनी अपील करने के लिए? आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? वही प्रश्न है, किसको कहते हैं? न्यायपालिका को। आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? अब देखिए कितनी बार ये पेपर में रिपीट होता है। तो भीमराव अंबेडकर का नाम आ गया। उन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को कहा है। ठीक है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो वह प्रावधान जो सबको वोटिंग का अधिकार देता है उसे ही प्रजातंत्र कहते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? देखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में हुआ, इसके तहत हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसकी जगह पर होगा पंथ निरपेक्ष। दोनों का अर्थ है एक है, लेकिन जो प्रॉपर शब्द है वो पंथ निरपेक्ष है। इसको जोड़ा गया और साथ में राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी जोड़ा गया। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा? तो यह घोषणा संविधान की प्रस्तावना में की गई है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? तो वो है आर्टिकल 17। क्वेश्चन आता है आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है? तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। भारत के संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वही क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा कर देता है आर्टिकल 17। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें बताई गई है? आर्टिकल 19 में इसके बारे में बताया गया है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, लेकिन ये आज़ादी अंतर्निहित है। देखिए अलग से प्रेस की आज़ादी के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन जो आर्टिकल 19(1) का अभाग है उसमें इसे अंतर्निहित माना गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन है जो मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपने बताना है। सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार शुरुआत में मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। अब ये एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा है जो विदेशी नागरिकों को नहीं मिलता है? मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए है। तो वो है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। यह अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यानी विदेशियों को भी उपलब्ध है? ऊपर हमने देखा कौन सा नहीं है, अब बताना है कौन सा विदेशियों के लिए भी है। सही आंसर है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। आर्टिकल 32 विदेशियों के लिए भी यहां पर हो जाएगा। बाकी जो है आपके वो केवल किसके लिए हैं? भारतीयों के लिए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो हिंदू शब्द में आपके जैन, सिख, बौद्ध शामिल हैं, पारसियों को यह शामिल नहीं करता है। ठीक है।
संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो जैसा मैंने कहा, जो संपत्ति का अधिकार था ये शुरुआत में एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको 1978 में जो 44वां संशोधन किया गया उसके तहत मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया 44वें संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो किसको हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार। बहुत बार ये आता है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह एक वैधानिक यानी कानूनी अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है, एक वैधानिक यानी कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया, वो संवैधानिक संशोधन कौन सा है? तो वो है आपका 44वां संशोधन। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो किन आर्टिकल्स को साथ में पढ़ने के से सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिला कि वो समान वेतन के लिए समान कार्य के अधिकार को परिभाषित कर सके? तो ये मिला है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को मिलाकर पढ़ने से। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये हुआ था पारित 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? भारत के संविधान ने भी किया है, 10 दिसंबर 1996 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने भी किया है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ने भी किया है, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? यही एक मेन क्वेश्चन जो बहुत बार प्रस्तावना से पूछा जाता है। भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। ठीक है, संविधान में निहित नहीं है, क्योंकि संविधान भी अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करता है? देश की जनता से प्राप्त करता है। और कैसे पता चलता है? क्योंकि संविधान की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, इससे होती है। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी एक सीरीज है जिसमें हम जीके का क्विक रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं। आज हमने संविधान की दूसरी क्लास को यहाँ पे कवर किया, जिसमें हमने प्रस्तावना को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।